अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडियोज़। आज मेरे साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर रज़ा ख़ैरात रिज़वी मौजूद हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ़ द फाइनेस्ट न्यूरोसर्जन इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब आपका थोड़ा-सा आज वक़्त चाहिए होगा। बेसिकली जो आपके फ़ॉलोअर्स हैं, उनके चंद सवालात मेरे पास मौजूद हैं, जो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आज इस इंटरव्यू में जनरली आपसे ये सारे सवाल पूछूँगा, जो जिनका आपने जवाब जी, शुक्रिया। अच्छे सवालात के पूछना स्टार्टिंग चाहते हो हैं। एक बहुत कॉमन सवाल ये होता है कि माइग्रेन्स के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि माइग्रेन्स क्यों होते हैं, उसकी इकसामात क्या हैं? तो अगर आप थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें कि माइग्रेन्स और उसकी इकसामात क्या होती हैं, ताकि लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। माइग्रेन बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जब हम माइग्रेन की बात करते हैं, तो माइग्रेन को सिंपली क्रॉनिक हेडेक की ज़मीन में लेते हैं, जो कि एक जब शुरू हो जाता है, तो इसके बहुत लंबे अरसे तक चलता है और अभी तक क्यों होता है, इसके बारे में तहकीक चल रही है, लेकिन इसके होने के असरात के बारे में मुख्तलिफ लोग अक़साम के होते हैं और मुख्तलिफ लोगों में इसकी प्रेज़ेंटेशन मुख्तलिफ होती है। किसी को माइग्रेन जो है शोर से होता है, किसी को धूप से होता है, किसी को धुएँ से, शोर मचाने से, गुस्सा करने से, इन तमाम चीज़ों से होता है। बेसिकली माइग्रेन जो क्लासिकल माइग्रेन है वो आधे सर के अंदर होता है और एक साइड पे होता है और बहुत थ्रम्बिंग पेन होता है, जैसे कि कोई गोली चल रही है, इस तरह का दर्द होता है। और मरीज़ ये महसूस करता है जब वो अपनी कनपटी पे हाथ रखता है कि कोई नसें में बहुत तेज़ी से खून की रफ्तार चल रही होती है, पल्सेटिंग टाइप का हेडेक होता है। इन हेडेक का अनफॉर्चुनेटली इलाज यही है कि आप अपने जो इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, उनको आप कंट्रोल कीजिए और उनको कंट्रोल के साथ-साथ जो एक सपोर्टिव मेडिकेशन है, पेन किलर्स हैं, ये तमाम चीज़ों को साथ रखिए। रेमेडीज़ बेसिकली। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि माइग्रेन जो क्रॉनिक हेडेक शुरू हो जाए, तो उसमें एक दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है कि हेड की या ब्रेन की एक स्कैनिंग हो, जो कि माइग्रेन की डायग्नोसिस को कंफर्म कर दे, इस तरह कि ये सिर्फ माइग्रेन है। ये नहीं कि दिमाग के अंदर कोई और पैथोलॉजी है या कोई और बीमारी है जिसको हम माइग्रेन लेके चल रहे हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था और मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि देखिए जो भी बीमारी है, उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू दैट डिज़ीज़ होना चाहिए। बिकॉज़ हम एविडेंस बेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ के इलाज के सिलसिले में उसकी चीज़ें होती हैं। सिम्पटम्स जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, माइग्रेन जब होता है तो किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, किसी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, किसी को ब्लैकआउट शुरू हो जाते हैं, किसी को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि माइग्रेन में होती हैं और इसमें अगर वो उसका सीटी स्कैन और एमआरआई में कोई पैथोलॉजी नज़र नहीं आ रही, उस सूरत में वो इलाज उसका दवाओं से ही होता है और जो एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं, उनसे बचा जाए ताकि वो दर्द की शिद्दत में इज़ाफ़ा ना हो। तो डॉक्टर साहब, अगर मुझे लेट्स से डायग्नोसिस करना है, तो मुझे किस सूरत में एमआरआई अपना स्कैन करवाना चाहिए? क्या सिम्पटम्स देखना चाहिए उसके देखिए, बाद? एमआरआई स्कैन्स अगर कोई भी हेडेक जो कि आपको लंबे अरसे चल रहा है और आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ में उससे असर आ रहा है, तो उसका वर्कअप ज़रूरी है। आपने काउंटर मेडिकेशन कर ली, आपने एक कोई भी दर्द की गोली खा ली, आपने कोई नींद की गोली खा ली, आप सो गए। यकीनी तौर पे वो आपकी रिलीविंग फैक्टर ज़रूर है। लेकिन जब तक एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी रूटीन लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रही है, उसको प्रॉपर्ली आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो आप प्रॉपर्ली उसको मैनेज नहीं कर सकते। सही। एपिलेप्सी की वजूहात या सीज़र्स की वजूहात क्या हो सकती हैं? और क्या ज़रूरी है कि अगर आप किसी में ये देखें कि किसी को ये सीज़र्स आ रहे हैं, एपिलेप्सी का इश्यू है, क्या ज़रूरी है कि उनका ब्रेन ट्यूमर हो या कोई और ऐसा इश्यू हो ब्रेन से रिलेटेड? अ, इसमें बहुत सारे सवालात एक साथ आ गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सवालात को कवर कर लूँ। स्टार्टिंग विद दैट, एपिलेप्सी बेसिकली इट्स
some waves which are developing in the brain. कुछ ऐसी वेव ब्रेन में डेवलप होती हैं, एबनॉर्मल वेव, जिससे कि मरीज के हाथ पैरों में अकड़ाहट, झटके, बेहोश होना, ये तमाम तर चीजें हो जाती हैं। और ये मरीज बेहोशी की हद तक चला जाता है, तेज तेज सांस लेने लगता है, कभी टंग बाइट होती है, और ज्यादा यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पेशाब पखाना निकल जाना, टंग बाइट हो गई, तेज तेज आवाज देना। तो ऐसे ये तमाम तर चीजें इन मरीजों में हो सकती हैं। अच्छा, एपिलेप्सी में एक थोड़ी चीज मैं आपको और ही बताता चलूं कि जहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी एपिलेप्सी की हम बात करते हैं, वहां पे एक डायग्नोसिस हिस्टोरिकल फिट्स भी होती है, वो उस वर्ग में निकलती है जहाँ के तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होती है, और पेशेंट जरा सी भी किसी स्ट्रेस कंडीशन में या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जब उसमें वो हिस्टोरिकल फिट्स पड़ जाते हैं उसको, और वो हिस्टोरिकल फिट्स यूजुअली वो उतने सीवियर नहीं होते या उस तरह नहीं होते जिस तरह के नॉर्मली जो एपिलेप्सी और मिर्गी के दौरे होते हैं, जिसके अंदर पेशेंट बेहोश हो जाता है, टंग बाइट है और इनकॉन्टिनेंस हो गया। हिस्टेरिकल फिट्स में बेसिकली वो एक इंसान के अंदर का एक खौफ, इंसान के अंदर की एक तकलीफ आती है, जो कि हाथों मारना, बेहोश हो जाना, एक अलामती तौर पे सब कुछ होता है। बट दे आर द हिस्टेरिकल फिट, यूजुअली बच्चों बच्चियों में हो जाती है मसाइल, अगर उनकी इमोशनल चीजों को ना समझा जाए और फिर वो उनकी वजह से ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं। कमिंग बैक टू द एपिलेप्सी एंड मिर्गी, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मोस्टली वो होते हैं जिनमें हम कंसीडर करते हैं कि पैदाइशी हैं, छोटी उम्र से हो रहे हैं, और सेकेंडरी वो जो कि लेट एज में होते हैं। और सेकेंडरी के अंदर जैसे बात की आपने कि सेकेंडरी के अंदर मोस्ट लाइकली दे आर सेकेंडरी टू द सम ब्रेन पैथोलॉजी, लाइक कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई फालिज हो सकता है, कोई सर की चोट हो सकती है। ये तमाम तर चीजें ब्रेन पे जब प्रेशर डालती हैं, ब्रेन के अंदर कोई सोजिश करती हैं, ब्रेन के अंदर कोई दाग छोड़ते हैं, तो ये झटके लग सकते हैं, दौरे लग सकते हैं। फोकल फिट्स भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी। फोकल फिट्स ये होते हैं कि जैसे खाली हाथ हिल रहा है एंड अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो देन पूरी बॉडी हाफ साइड एंड जनरलाइज फिट। जनरलाइज फिट ये कि पूरी बॉडी की टोन बढ़ जाती है, पूरी बॉडी का हिलना शुरू हो जाता है। तो फोकल फिट्स यूजुअली एक छोटे से एरिया पे होते हैं, और वो हाथ का हिलना, कंधे का, शोल्डर का हिलना, पैर का हिलना, दिस इज द फोकल फिट्स। और ये बेसिकली किसी एक छोटी सी डैमेज ब्रेन की वजह से होता है, और जो वक्त के साथ साथ इससे, लेकिन हाँ, इसमें बहुत जरूरी समझता हूँ बताना आपको कि एपिलेप्सी का भी अगेन, जो कि मैंने पहले से बात कही कि देखें, आपकी जो भी बीमारी है वो छोटी है या बड़ी है, वो फैसला आपकी इन्वेस्टिगेशन पे होता है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, अगर आप अपना वर्कअप नहीं कर रहे, आप प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, तो आपकी तमाम तर चीजें स्टेबलाइज नहीं होती। अगर एपिलेप्सी आपको प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है, और आपके दिमाग में कोई और तकलीफ नहीं है, और आप उसकी दवा रेगुलर नहीं खा रहे, तो बार बार झटके लगने से आपका दिमाग की ऑक्सीजन कम होती है, और हर नया झटका आपको एक नया डैमेज क्रिएट कर रहा होता है। वंस यू स्टार्टेड द एंटीइन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, डोंट स्टॉप इट एट योर ओन। बहुत सारे लोगों का क्लेम ये है कि एपिलेप्सी की दवा 6 महीने या 2 साल देके बंद कर दी जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस यही सजेस्ट करता है कि जरूरी नहीं कि 2 और 6 महीने में बंद करने के बाद या 2 साल में बंद करने के बाद दौरे का इम्कान नहीं होगा। हाँ, प्रोफाइलैक्टिकली जो हम देते हैं यूजुअली, जैसे हम कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स है वो कहते हैं कि जैसे कुछ चोट लगने के बाद दौरा पड़े ना पड़े दवा दे दी जाए। हाँ, प्रोफाइलैक्टिकली अगर हम दे रहे हैं दौरे से बचने के लिए, तो हाँ, उन केसेस के अंदर हम 6 महीने तक अगर दौरा ना पड़े, या कुछ लोग कहते हैं 2 महीने तक अगर दौरा ना पड़े सर की चोट लगने से, तो दवा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि दौरा इसी स्टेज पे पड़ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता कि दवा 6 महीने देखिए आपने दौरे की चांस को मिस कर दिया। आइदर वो चांस थोड़ा होता है, लेस देन 5%, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसमें मतलब अगर ब्रेन ट्यूमर्स की बात की जाए, तो अगेन नेसेसरी है कि अगर किसी को एपिलेप्टिक सीजर्स का इश्यू है, तो वो उसके दिमाग पे एक ट्यूमर मौजूद है। नहीं, मैंने आज जैसे अभी आपको बताया कि प्राइमरी एपिलेप्सी एंड सेकेंडरी एपिलेप्सी
प्राइमरी एपिलेप्सी बेसिकली यूजुअली अर्ली एज की एपिलेप्सी है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनमें मोस्ट लाइकली ऐसी कोई चीज नहीं निकलती। हाँ, कुछ बच्चे जिनको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं, जिनको सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, उनके अंदर चूंकि पैदाइशी तौर पर ब्रेन में मैसिव इस्कीमिया या हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग की ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनका हालात अच्छे नहीं रहते, और वो बीमारी की अलामतें की वजह से उनको दौरे पड़ते हैं, और सीटी स्कैन एमआरआई के अंदर उनकी फाइंडिंग निकलती है कि उनका ब्रेन डैमेज है। लेकिन हर दूसरी एपिलेप्सी की होने की वजह ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। इस चीज को बहुत वादे तौर पर मैं बता रहा हूँ। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। कभी कभार कोई बहुत छोटा सा ट्यूमर होता है, उसकी वजह से फिट्स पड़ रहे होते हैं, और प्रॉपर डॉक्टर या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो फिर वो ट्यूमर का साइज बढ़ता चला जाता है, और फाइनली वो नुकसानदेह तक बढ़ जाता है, और फिर माधुरी और जान का खतरा बढ़ता चला जाता है। तो क्या एक हेड इंजरी के बाद, लेट्स से आपको एक हेड इंजरी होती है, उसके 1 या 2 साल बाद क्या उससे अपीयर होना शुरू होते हैं ये वाले सिम्पटम्स? बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली हेड इंजरी में हो सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, मे बी सीवियर हेड इंजरी के अंदर। क्यों होते हैं? वो ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एपिलेप्सी है। सही। होने की वजह ये होती है कि जब भी ब्रेन की चोट लगती है, ब्रेन में सोजिश होती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, और जो हाइपोक्सिया होता है, वो हाइपोक्सिया होने की वजह से वहां पे, जिसे आप सलील जबान में कहें कि कोई दाग या कोई स्पॉट बन जाता है, जो कि अबनॉर्मल वेव्स क्रिएट करने की वजह से दौरे पड़ते हैं। ठीक है, अगेन उसका तरीका इलाज दवाएं हैं, और दवाएं खानी पड़ती है और देनी पड़ती है। अच्छा, मूव ऑन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग क्वेरीज हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। क्या ब्लड प्रेशर इन जनरली बहुत सारा ज़्यादा कॉमन है बहुत सारे लोगों में, तो उसके दिमाग पे क्या असरात हो सकते हैं? उससे क्या इश्यूज़ पॉसिबल हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर से लोगों की कंसिडरेशन ये है कि शायद ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में या सर में दर्द होता है। मोस्ट लाइकली अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, उनका कहना यह है कि ब्लड प्रेशर इज नॉट द कॉज ऑफ द हेडेक। हेडेक कैन लीड टू द ब्लड प्रेशर। मतलब अगर सर में दर्द है और आप तकलीफ में हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की तरफ वजह से आपके सर में हैवीनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको नमनेस हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, गर्दन में दर्द आ सकता है, पट्टों का खिंचाव बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर के असरात क्यों नहीं है? ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से, अनकंट्रोल होने की वजह से, नॉन कंप्लायंस मतलब दवा ना खाने की वजह से दिमाग की नस फट भी सकती है और बंद भी हो सकती है, जिसे हम फालिज कहते हैं। और फालिज के असरात बहुत हद तक खतरनाक हो जाते हैं उन लोगों में जो कि ब्लड प्रेशर का और शुगर का प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे होते। अच्छा, आना चाहूँगा अब मैं आखिरी डिस्कशन की तरफ। बेसिकली बहुत सारे बच्चों में या अब ग्रोइंग एडल्ट्स में भी कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज का इशू होता है, जिसने उनकी स्कूलिंग को भी इफेक्ट किया होता है, और बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से डिसलेक्सिया, एडीएचडी, एडीडी, ऐसी मेंटल कंडीशन या लर्निंग डिफिकल्टीज। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर किसी बच्चे में सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स को या उनकी फैमिली को उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, ये एक बहुत बड़ा और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन चूंकि आपने इसको पूछा तो मैं आपको बताता चलूं कि आज के जमाने में एक एजुकेशन बहुत से एरियाज के अंदर मुश्किल समझी जाने लगी है, और लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है। लोगों के बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे बहाने हैं कि जी ऐसा है, इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन लेकिन सूरत हाल ये है कि देखिए, हमें ये देखना होता है कि अगर एक यंग अडल्ट या बच्चा या जवान बच्चा वो किसी वजह से एजुकेशन में पीछे चल रहा है या पढ़ नहीं पा रहा, तो क्या बाकी तमाम तर एक्टिविटीज में भी वो कमजोर है? उसकी प्लेइंग एक्टिविटीज कैसी हैं? वो बाकी तमाम तर चीजें कैसी ले रहा है? व्हाट अबाउट लुकिंग टीवी, व्हाट अबाउट वॉचिंग टीवी, व्हाट अबाउट डिस्कसिंग अदर थिंग?
खाली उसको एजुकेशन रिलेटेड अगर वो है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो उसका एक इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है। दूसरी अहम चीज कि अगर ये दूसरी चीजें नजर आ रही है तो यकीनी तौर पे हो सकता है उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन का कोई एलिमेंट हो जिसकी वजह से उसे ये हो रहा है। लेकिन फिर उसमें तमाम अगेन यही बात आती है कि डिपेंडिंग अपॉन हिज कंडीशन उसको हो सकता है कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़े, हो सकता है कि उसको न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन लेना पड़े, हो सकता है कि उसका कुछ वर्कअप किया जाए। तो ये तमाम तर चीजें जो कि जरूरी हैं और होनी चाहिए कि उसका और मजीद उसकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि उसको फिट इन करे इन समवन मेंटल रिटार्डेड। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एज अ सेंड ऑफ आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए जी, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हमारा यंग जनरेशन इससे अफेक्टेड हो रही है, दो बातें हैं। एक तो रिलेटेड टू माई फील्ड है और एक जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, चूंकि लेकिन आपने कम्युनिटी के लिए मैसेज बोला तो मैं उस पर वो बात जरूर करते चलूंगा कि देखें, जो बच्चे मोटर बाइक चला रहे हैं वो काइंडली हेलमेट पहने अपनी जान को बचाने के लिए। वेयर हेलमेट, सेव योर लाइफ। दूसरी चीज मैं कहूंगा जो कि मेरे टॉपिक से नहीं है, मेरे शोबे से नहीं है, वो गंदगी जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है पान मसाले की शक्ल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पान मसाला। और मैं आपको एक चीज यकीनी तौर पे कह रहा हूँ कि अगर एक बच्चा 15 साल की उम्र में ये शुरू करता है तो विद इन नेक्स्ट 15 ईयर वो कैंसर का शिकार हो जाता है। आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले कैंसर ओपीडी जेपीएमसी में पूरे महीने में 300 मरीज नहीं आते थे और आज हर ओपीडी में 300 मरीज सिर्फ मुंह के कैंसर के होते हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बीमारी और कितनी तेजी से फैल रही है। इसका ये मतलब नहीं कि 300 मरीज जो आ गए उनको सबको कैंसर है, हाँ, लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें उनको हो रही होती हैं। उनका मुंह नहीं खुल रहा होता, उनको गम अल्सरेशन हो जाती है, उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। और ये हमारी जो यंग जनरेशन है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, ये कॉमन बन गई है और वो जिस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, कोई उसमें स्टैंडर्ड उसका मेंटेन नहीं, कोई हाइजीन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं अपने बच्चों को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों जो इस लत के अंदर हैं, उनको मेरी एक बहुत ही प्यार से एक नसीहत है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं। इससे मुंह ना खुलना, चेहरे के गम्स में अल्सरेशन होना, दांतों का खराब होना, जबान की टेस्ट खराब हो जाती है और ये बहुत खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाती है। इसको अवॉइड करें, इससे कोई फायदा किसी को नहीं है। ये नुकसान है, अपने पैसे से आप अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ओके जी, शुक्रिया। आई विल बी ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।